हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जो स्पेस मिशन हैं न्यूज़ में उनके बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मिशन क्या है, वो है NVS-02 मिशन। अगर हम देखें तो इसरो ने 2025 के अंदर काफ़ी ज़्यादा इसरो के फेलियर यहाँ पे सामने आए। तो मतलब हमने लॉन्च किया, वो सक्सेसफुली नहीं हो पाया, तो हमारे लिए इतना अच्छा साल नहीं रहा। अगर हम देखें तो ये जो NVS-02 है, ये क्या था कि हमारा जो नेविक सिस्टम है, इंडिजीनियस GPS जिसको बोलते हैं, है ना, उसके लिए हमने सैटेलाइट लॉन्च किया था। ये 17th फ्लाइट थी GSLV की। GSLV में क्या होता है दोस्तों, पहली स्टेज सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर क्रायोजेनिक, ये आपको ध्यान रखना है। 8th ऑपरेशनल फ्लाइट थी GSLV की, इंडिजीनियस क्रायोजेनिक स्टेज थी, है ना। अगर आप GSLV MK1 में देखोगे तो हमने रशिया से जो क्रायोजेनिक स्टेज यूज़ की थी। MK2 के अंदर हमने क्या किया, इंडिजीनियस। तो मैं कुछ पॉइंट आपको साथ साथ में बताता जा रहा हूँ एडिशनल, ताकि आपका रिवीजन भी होती है। 100th लॉन्च था, ठीक होगी बात, जो श्रीहरिकोटा से, ठीक है जी। NVS-02 की अगर बात करें तो अगेन ये जो हमने जब नेविक लॉन्च किया तो पहले IRNSS सीरीज़ के सैटेलाइट लॉन्च किए। तो आप डेफिनेटली कोई सैटेलाइट लॉन्च करते हो भाई, उसकी लाइफ होती है, उसके बाद उसका एंड होना होता है। फिर हमने NVS-01, 02 इस स्टेज को स्टार्ट किया। 02 की अगर हम बात करें तो इसका रिजल्ट क्या रहा, यहाँ पे जो है करेक्ट जगह पे ये पहुँच नहीं पाया, ठीक है। इसरो ने एडमिट किया कि ऑक्सीडाइजर जो थे, जिन्होंने थ्रस्ट देना था, वो यहाँ पे काम नहीं कर पाए, ठीक है जी। सो आप देखोगे कि जो अभी अपना नेविक है, इसकी न्यूज़ आपने सुनी कि फेलियर हो गया। उसमें जो हमने लॉन्च करना था, इसमें भी एक इशू आ गया, और जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था उसमें क्या हुआ, वहाँ पे एटॉमिक क्लॉक नहीं चला। उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे जो है GSLV F-15 और NVS-02 मिशन के अंदर आपको ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों। 18% फ्लैट ऑफ है ऑल कोर्सेज के ऊपर। आपको क्या करना है, क्रैक UPSC कोड यूज़ करना है। और यहाँ पे जो रैपिड है, रैपिड के अंदर मैसिव डिस्काउंट चल रहा है। रैपिड रिवीजन आपको पता है कि हम लाइव करते हैं, इसके अंदर आप कोर्सेज ले सकते हो। अगर आपको साइंस एंड टेक वहाँ पे कोई दिक्कत है तो साइंस एंड टेक का भी ले सकते हो, बाकी भी इंडिविजुअल सब्जेक्ट का भी आप ले सकते हो। तो ये है, यहाँ पे आप जो है जाके वेबसाइट के ऊपर स्लीपी की डिस्काउंट पा सकते हो। चलिए नेविक के बारे में हमने बोला कि यार NVS-02 जो है फेलियर हुआ। अभी एक क्या हुआ था, एटलीस्ट आपको 4 सैटेलाइट चाहिए अगर आपको पोजीशन निकालनी है करेक्ट, ठीक है। जैसे हम GPS यूज़ करते हैं तो 4 सैटेलाइट एटलीस्ट चाहिए एक पर्सन की करेक्ट लोकेशन को ढूंढने के लिए। तो क्या हुआ कि IRNS-1F जो है उसके अंदर एटॉमिक क्लॉक फेल हो गया। जैसे ये एटॉमिक क्लॉक फेल हुआ तो हमारे पास सिर्फ 3 बजे, तो 3 से आप पोजीशन तो नहीं निकाल सकते, ठीक है। एक्यूरेट जो PNT सर्विसेज को बोलते हैं, पोजीशनिंग, नेविगेशन एंड टाइमिंग, ये आप नहीं ले सकते, राइट। अब यहाँ पे आपको देखोगे ध्यान से तो हमारे पास फिर क्या आ गया। अब ये तो सभी को पता है कि भाई ठीक है, PNT अभी नहीं मिल रही, तो UPSC क्या करेगा, वो आपसे पूछ लेगा कि भाई ठीक है, ये सैटेलाइट हुआ, अब किसी काम के नहीं है क्या, है ना। जो हमें PNT सर्विस नहीं दे पा रहे तो वो किस काम के, अब ये क्वेश्चन बनता है। और हो सकता है UPSC इस बार इसको पूछे, तो हमें उसका ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, मैं अभी आपको लिस्ट देता हूँ उसकी। PNT सर्विस जो है 3 सैटेलाइट हमारे दे पा रहे हैं, तो मतलब 4 चाहिए, तो एक्यूरेट आपको नहीं मिलेगी। अगर आप यहाँ पे ध्यान दो, इसरो की वेबसाइट से के ऊपर चलते हैं। IRNS-1 जो A है वो क्या है, ऑपरेशन फॉर मैसेजिंग सर्विस, डिजास्टर अलर्ट वगैरह अभी दे रहा है, PNT नहीं दे रहा। ये PNT अगर आप देखोगे तो ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये तीसरा हो गया, 3 है। NVS-02 ऑपरेशनल नहीं है, तो अब ये वाला ऑपरेशनल नहीं है। अगर मान लीजिए हमारा इतनी किस्मत होती कि ये वाला चला जाता तो इसमें एटॉमिक क्लॉक दूसरे में फेल होता, तब भी हमारे पास 4 होते तो काम बन जाता। लेकिन अब कितने हैं, 1 2 3, ठीक है। बाकी क्या है, डिजास्टर रिलेटेड जो है हमें अलर्ट वगैरह दे रहे हैं, राइट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 1 वे सर्विस जो है चल रही है। कुछ जो है अब ऑपरेशनल नहीं है, बिकॉज 10 साल से ऊपर हो गई, उनकी लाइफ खत्म होगी, इसलिए तो हमने NVS जो है सीरीज स्टार्ट की कि उनको रिप्लेस करना चालू करें, राइट। ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। अब यहाँ पे सर्विस कैसे निकालते हो, है ना, एग्जैक्ट देखो, इसके लिए एक टर्म हम यूज करते हैं 3D ट्राइलेटरेशन। 3D ट्राइलेटरेशन का मतलब क्या है, 3D के अंदर जो है लोकेशन निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम समझते हैं, मान लीजिए आप यहाँ पे हो, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग सैटेलाइट है। पहला सैटेलाइट जो है आपको इन्फॉर्मेशन भेजेगा यहाँ पे, तो वो ड्रॉ करेगा कि भाई तुम इस लोकेशन के अंदर हो, ठीक है। दूसरा आएगा सिमिलरली, दूसरा कहेगा कि ठीक है भाई ये बंदा जो है यहाँ पे है, राइट। देन थर्ड आएगा, थर्ड बोलेगा कि भाई ये बंदा जो है यहाँ पे है। तो अब आपको लगेगा कि ठीक है, एक पॉइंट पे आके मिल गए वेन डायग्राम की तरह, ठीक है। तो ये हो गया। ऐसा नहीं है कि 3 सैटेलाइट यहाँ पे लग रहे हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे लॉजिक समझना होगा, लॉजिक के बिना काम नहीं चलता। लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि समझो कि इस
जो सैटेलाइट है इसमें क्या है, इसमें एटॉमिक क्लॉक है, एटॉमिक क्लॉक, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप खड़े हो तो आपके पास क्या है, आपके पास मोबाइल है, ठीक है। आप यहाँ पे खड़े हो, लेट से आपके पास मोबाइल है, तो पहला सैटेलाइट क्या करेगा, यहाँ पे आपको सिग्नल भेजेगा, ठीक होगी बात। लेट से कि इसने 10 बजे सिग्नल भेजा, ठीक है। हालांकि ये नैनो सेकंड के अंदर बहुत ही मतलब माइनर होता है, तो हम समझने के लिए ऐसा मान लेते हैं। तो यहाँ पे इसने 10 बजे सिग्नल भेजा और यहाँ पे पहुँच गया। मेरे मोबाइल को पता चला कि ये सिग्नल जो है 10 बजे चला है, तो मतलब सैटेलाइट मेरे से कितनी दूर होगा। हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। टाइम निकालना है। अब 10 बजे इसने भेजा, मेरे सैटेलाइट मेरे मोबाइल के ऊपर मान लीजिए 10:05 हुए उस टाइम पे। हालांकि इतना टाइम नहीं होता भाई, स्पीड ऑफ लाइट है, बहुत तेज चलती है, समझने के लिए बात कर रहा हूँ। अब ये क्या है कि यहाँ तक इसके पास आ गया। अब ये क्या करेगा कि ठीक है भाई 5 मिनट लगे हैं, 5 मिनट के हिसाब से डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। आप इसको सेकंड मानना, सेकंड मान लो। अब सवाल ये है कि पहला टाइम जो है हमने लिया क्लॉक से, दूसरा टाइम मोबाइल से। मोबाइल का क्लॉक इतना एक्यूरेट नहीं है, एटॉमिक क्लॉक तो बहुत एक्यूरेट है। इट मीन्स कि यहाँ पे टाइम की श्योरिटी नहीं है। हो सकता है मेरा मोबाइल 10:05 दिखा रहा हो, उस टाइम पे एटॉमिक क्लॉक जो है 10:04 दिखा रहा हो, तो 4 मिनट हुए, लेकिन मेरे मोबाइल ने तो अपना टाइम दिया, एक साइड एटॉमिक क्लॉक का, एक अपना। इट मीन्स कि दिस डिस्टेंस इज इनएक्यूरेट, ये इनएक्यूरेट है, अभी कन्फर्म नहीं है। सिमिलर पॉइंट जो है सेकंड करेगा, ये भी क्या करेगा, अगेन इनएक्यूरेट डिस्टेंस दिखाएगा, क्योंकि सेम प्रोसेस है। थर्ड भी जब ये 3 कर देंगे तो हमारे पास लोकेशन जो है ना कुछ इस तरह से 3D के अंदर, अब यहाँ पे 2D के अंदर दिखा रहा हूँ, 3D के अंदर इस तरह से ये होता है। तो यहाँ पे आपके पास 2 लोकेशन आ जाएंगे, ठीक है। अब 2 लोकेशन जब आ गए तो इट मीन्स कि आप ये सोच सकते हो कि हाइट का इशू आ गया, कि भाई आप ऊपर हो, नीचे हो, है ना, कहाँ पे हो। तो 4 सैटेलाइट यहाँ पे काम में आता है। 4 सैटेलाइट जब इंफॉर्मेशन भेजेगा हमारे पास, तो 4 सैटेलाइट भी जो है यहाँ पे लेट से 2 पोजीशन आ गई, ठीक है, 2 पोजीशन आ गई, तो 4 सैटेलाइट भी ऐसे ही सेम इनएक्यूरेट डिस्टेंस भेजेगा। तो जब मोबाइल का फिर वहाँ पे काम आता है, मोबाइल देखता है कि जो चारों के चारों सिर्फ एक पॉइंट पे मिल सकते हैं, वो जो पॉइंट पे जहाँ पे मैच एग्जैक्टली करते हैं, तो मोबाइल कहता है कि भाई यही मेरी लोकेशन है। तो इसीलिए आप यू कैन से कि 4 सैटेलाइट जो है हमें डिस्टेंस एंड टाइम की एक्यूरेसी ठीक करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो 4 सैटेलाइट चाहिए, तो अपने पास 3 है, तो 3 से काम नहीं चलेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ओके। चलो अब नेवी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो जीपीएस जो है वो किसका है, ग्लोबल कौन से हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जीपीएस यूएसए का है, ठीक है। ग्लोनास किसका है, रशिया का है। गैलीलियो किसका है, यूरोप का है। देन इसके अलावा बेडू किसका है, चाइना का, ओके। अब यहाँ पे रीजनल की बात कर लो, रीजनल के अंदर 2 है, एक है जापान का, जापान का उसको क्या बोलते हैं, क्वासी जेनिथ। इसका छोटा नाम मिचिबिकी भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और दूसरा था नेविक, इंडिया का, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्योंकि ग्लोनास और वेडू काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, ईरान यूज़ कर रहा है, तो इसीलिए इनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। अपना नेविक की बात करें तो IRNSS पहले इसको बोला जाता था। अब यहाँ पे क्या है, 7 सैटेलाइट थे। 7 में क्या है कि जियो स्टेशनरी में भी हमने रखे हैं, जियो सिंक्रोनिस में भी, ताकि अच्छे से कवरेज हो जाए, क्योंकि इंडिया थोड़ा सा ऊपर है, तो जियो स्टेशनरी तो इक्वेटर के ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 7 सैटेलाइट है। 3 सैटेलाइट कहाँ पे है, जियो स्टेशनरी में है। 4 सैटेलाइट कहाँ पे है, जियो सिंक्रोनिस में है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। 2 तरह की ये सर्विस देता था, रिस्ट्रिक्टेड एज वेल एज जो है स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विसेज, जो सिविलियन यूज़ करते थे, ठीक है, ओके। 1500 किलोमीटर के आसपास इसकी बाउंड्री है। 2 बैंड है इसमें, फ्रीक्वेंसी के बैंड होते हैं L5 एंड S बैंड, ठीक है जी। एक्यूरेसी इसकी बेटर है एज कम्पेयर टू जीपीएस। जीपीएस जो है सेमी सिंक्रोनिस के अंदर है, तो आपको ध्यान रखना है, ओके। PSL फेलियर, रिसेंटली जो है PSL, ये एक न्यूज़ आई कि भाई PSLV के काफ़ी फेलियर हो रहे हैं। पहला है C61, यहाँ पे क्या था, हमने अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 09 लॉन्च किया, फेल हो गया। थर्ड स्टेज जो PSLV में क्या था, सॉलिड लिक्विड, तो ये थर्ड स्टेज के अंदर इशू आ गया। फिर यहाँ पे C62 के अंदर क्या था, अर्थ ऑब्जर्वेशन N1, ठीक है। यहाँ पे क्या 15 को पैसेंजर भी थे, मतलब हमारा तो था ही, बाकी कंट्रियों के भी थे। उसकी वजह से क्या है, एक ग्लोबल लेवल के ऊपर एक आपके है ना इतना अच्छा सिग्नल नहीं जाता कि भाई आपका फेलियर हो गया। उनके भी जिन्होंने इंश्योरेंस ली होगी वो तो बच के, दूसरे रगड़े गए। यहाँ पे रोल रेट जब रोल करता है उसके अंदर इशू आया, इसके अंदर भी फेलियर हुआ, ठीक है। CMS 03, ठीक है। CMS की बात करें तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट है,
तो ये इज द 5th ऑपरेशनल फ्लाइट ऑफ LVM-3। LVM-3 क्या है, इसका पहले नाम GSLV Mk3 था, ठीक है। अब LVM-3 इसको बाहुबली भी कहते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कम्युनिकेशन जो सैटेलाइट है इसको हमने सक्सेसफुली लॉन्च किया है, ठीक होगी बात। निसार अगेन इंपॉर्टेंट, GSLV 16 फ्लाइट है ये, ठीक है, GSLV F-16 18th फ्लाइट ऑफ GSLV, उसकी 18th फ्लाइट है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, आपको ध्यान रखने। फर्स्ट मिशन है, ठीक है, विद GSLV जिसमें हमने सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में रखा है। देखो ज़्यादातर क्या होता है, जैसे अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है वो कहाँ पे होते हैं, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में होते हैं, तो पोलर ऑर्बिट है। अब ये क्या होता है कि एक एरिया को ये देख रहा है, तो उस टाइम पे सन भी है वहाँ पे, तो एक तो इसके पैनल लगा के इसको चार्ज भी करेंगे और ये लाइट के अंदर देख रहा है, तो यहाँ पे बेटर इमेज भी मिलती है। निसार थोड़ा सा अलग है, ये क्यों अलग है इसके बारे में बात करते हैं भाई। पहले तो ये इसरो एंड नासा का मिशन है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एंड देन यहाँ पे अगर हम बात करें, नासा ने इसमें क्या प्रोवाइड किया है, L बैंड, ठीक है जी, GPS रिसीवर वगैरह। इसरो ने क्या किया है, S बैंड, ठीक है, स्पेसक्राफ्ट, बस एंड जो लॉन्च व्हीकल GSLV जिसने इसको लॉन्च किया है। L बैंड एंड S बैंड के अंदर अगर हम बात करें, ड्यूल बैंड, क्योंकि दो यूज कर रहे हैं, ये फ्रिक्वेंसी बैंड होते हैं, ठीक है। L बैंड का क्या है, डीप फॉरेस्ट के अंदर, डेंस फॉरेस्ट के अंदर पेनिट्रेट कर सकती है। एस जो है हैवी वेदर, बायोटिक रिसोर्सेज, उसको जो है देख सकती है। अब इसमें क्वेश्चन किस तरह के आ सकता है, वो इसरो एंड नासा इसके बारे में पूछेगा। दूसरा वो पूछेगा कि ये जो L एंड S बैंड, और तीसरा इसके अंदर जो रडार सिस्टम है, स्वीप SAR, ठीक है, सिंथेटिक अपर्चर रडार। देखिए नॉर्मल जो ट्रेडिशनल सिंथेटिक अपर्चर रडार होता है उसके अंदर क्या होता है, या तो आप वाइड व्यू ले लो, ठीक है, लार्ज एरिया का व्यू ले लो, तो आपको डिटेल कम मिलेगी। व्यू तो आपको बड़ा मिल जाएगा लेकिन डिटेलिंग जो है उसमें कम होती है। स्वीप SAR क्या करता है, ये आपको हाई रेजोल्यूशन भी देता है एंड वाइड जो है कवरेज भी देता है, तो दोनों चीज़ें इसमें मिलती हैं, ठीक है जी। इसके ऊपर मैं आऊँगा किसी दिन, एक वीडियो या शॉर्ट बनाऊंगा जरूर कि सिंथेटिक अपर्चर रडार क्या होता है, किस तरह से काम करता है। अभी हमारा मिशन के ऊपर थोड़ा सा फोकस है, तो टेक्निक जो टेक्निकल एंगल से उसको नहीं देखते। ओके, SAR जो है, अब यहाँ पे क्या है कि ये एवरी 12 डेज हमें जो है इन्फॉर्मेशन जो है इमेज वो घूमता है, राइट। हालांकि अगर आप देखोगे इसके अंदर क्या है कि इमेज विल, देखो ध्यान से, द इमेज SAR विल इमेज द ग्लोबल लैंड आइस कवरेज इंक्लूडिंग आइलैंड, सी आइस, सिलेक्टेड ओशियन एवरी 12 डेज, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि ये सन सिंक्रोनस में है तो उसको लो अर्थ ऑर्बिट मानते, तो घूम तो जल्दी रहा है लेकिन इन्फॉर्मेशन टोटल ओवरऑल हमें दे रहा है, ये बेटर है, पहले से बेटर रेजोल्यूशन है। अब यहाँ पे एक और टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, यूपीएससी आपसे क्या कहेगी, वो कहेगी कि भाई एप्लीकेशन बता दो इसकी क्या क्या ये करता है। अगर हम इसरो की वेबसाइट के ऊपर जाएं तो उन्होंने क्या लिखा है, ऐसे तो हो सकते हैं बहुत, तो इसरो की वेबसाइट ने देखो एक बार हमने पढ़नी है और कुछ नहीं करना। मेजर द वुडी बायोमास, और उसमें क्या चेंज हो रहा है, ट्रैक चेंजेस एक्सटेंट ऑफ एक्टिव क्रॉप के अंदर क्या चेंज हो रहा है, ठीक है, वेटलैंड का एक्सटेंट में क्या चेंज हो रहा है, ग्रीनलैंड को मैप करेगा, अंटार्कटिका आइस शीट को मैप करेगा, सी आइस, माउंटेन ग्लेशियर, ठीक है, लैंड सरफेस उसमें क्या डिफॉर्मेशन होगी, सिज्मिसिटी, वोल्केनिज्म, लैंडस्लाइड, अपलिफ्ट, सब्सिडेंस, ये सब कुछ, हाइड्रोकार्बन रिजर्वियर, तो ये जो है इसरो की वेबसाइट ने दिए हुए हैं। तो इट मीन्स कि हमें एटलीस्ट इतने एक बार हमने पढ़ लिए तो दिमाग में आ गया हाँ यार ये काफ़ी चीज़ें मेजर करता है, वहाँ पे क्वेश्चन आया तो हमारा गलत नहीं होगा। यही होता है पर्पज़ इसको पढ़ने का, याद नहीं करने की जरूरत होती, बस एक बार निकल गया दिमाग से तो हमारा एक ना व्यू हो जाता कि हाँ यार काफ़ी चीज़ें थी, राइट। ओके, ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 मिशन, ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 मिशन क्या है, किसने लॉन्च किया, इसरो ने, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, इनको कहाँ पे लॉन्च किया, लो अर्थ ऑर्बिट में। ये क्या करेंगे, डायरेक्ट टू मोबाइल 4G 5G कनेक्टिविटी वो प्रोवाइड करेंगे, और ये एक कमर्शियल फ्लाइट है, USA बेस्ड कंपनी है उसका है, ठीक है, इसरो ने लॉन्च किया है। दिस वॉज द 3rd मिशन LVM-3, ठीक है। इससे पहले क्या, वन वेब, अगेन मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए वन वेब के मिशन, और अब ये हमें मिला है कमर्शियल। तो अगेन आप देखोगे कि भाई ठीक है अपना बिजनेस बढ़ रहा है, प्राइवेट कंपनी बोल रही है हाँ हमारा लॉन्च कर दो, तो ठीक। ओके, गगनयान मिशन, तो अभी रिसेंटली क्या हुआ कि इन्होंने हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट जो है व्योमित्रा उसको यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे हैं ताकि हम स्पेस में भेजें। देखो हमारा पर्पज़ ये है कि भाई हम जो है ना यहाँ से अर्थ से लो अर्थ ऑर्बिट में 3 दिन जो है निकालेंगे, और इसकी हाइट कितनी होगी लो अर्थ ऑर्बिट की, 400 किलोमीटर, ठीक है। 3 बीच में क्रू मेंबर होंगे और उसके बाद हम वापस आ जाएंगे। परमानेंट स्पेस स्टेशन की तरह तो है नहीं, ये टेम्परेरी है, उसके बाद फ्यूचर में हम परमानेंट बनाएंगे। अब रिसेंटली अपडेट क्या हुआ, रिसेंटली अपडेट यही उन्होंने बताया कि प्री फ्लाइट इंटीग्रेशन जो है व्योमित्रा का हो रहा है,
ठीक है। तो अब ये क्या करेगी, वहां पे जाके जो है लाइफ सपोर्ट सिस्टम सारा टेस्ट करेगी, फिर उसके बाद हम क्रू को भेजेंगे। ये याद करो, जब आर्टेमिस मिशन की हम बात करते हैं तो वहां पे भी क्या है, पहले जो ऐसे ही नहीं कि भाई ठीक है इंसानों को बिठा के ले गए, है ना, पहले जो है वैसे फ्लाइट अनक्रू फ्लाइट गई, उसके बाद जो है क्रू गए। अब यहाँ पे आ जाओ, इसके अंदर जो रॉकेट है वो LVM-3 ही है, बट उसको ह्यूमनाइज किया गया। ह्यूमनाइज कैसे किया गया उसके ऊपर मैं बात करूंगा। ओके, इसके अलावा यहाँ पे क्या है, इसके अंदर एक और चीज है, फ्लाइट क्रू इमरजेंसी एग्रेस सिस्टम। देखो, एक होता है फ्लाइट क्रू एस्केप सिस्टम, ठीक है, क्रू एस्केप सिस्टम होता है। ये क्या होता है कि मान लीजिए आप ऊपर जा रहे हो और वहाँ पे कोई इमरजेंसी आ जाती है, तो क्रू जो है, जो बीच में एस्ट्रोनॉट बैठे हैं, उनको एस्केप करने के लिए कुछ चाहिए, ठीक है, वो सिस्टम है, राइट। तो फ्लाइट के अंदर कभी कभी क्या होता है कि आप लॉन्च कर रहे हो, इधर से लॉन्च कर की स्टेज आ गई, अभी क्रू भी बीच में बैठ गया, तो आपको बस उसको लॉन्च करना ही है। उस टाइम पे कोई हादसा हो गया तो फिर वहाँ पे जिप लाइन नहीं होती, जिप लाइन की तरह एक सिस्टम बनाया गया कि भाई जो कैप्सूल है जहाँ पे एस्ट्रोनॉट बैठेंगे वो तुरंत एकदम से साइड में हो जाएगा, ये लॉन्च करने के, है ना, वो सामने ही कोई हादसा हो जाए तो दोनों तरह है। लैंड के ऊपर जब है हम लॉन्च करने वाले हैं, वहां पे भी क्रू एस्केप कर सकता है, उनके लिए एक सिस्टम बनाया गया जिसका नाम है क्रू इमरजेंसी एग्रेस सिस्टम। दूसरा है कि आप उड़ रहे हो, जा रहे हो, वहां पे अगर कोई दिक्कत आ गई तो वहां पे भी एस्केप सिस्टम उसके अंदर भी होना चाहिए, राइट। तो ये है जो इसके अंदर खास बात है। अब यहाँ पे खास बात क्या है, बेसिकली ये एक स्टैंडर्ड सिस्टम है जब फ्लाइट के अंदर हम बात करते हैं। अब यहाँ पे जो ह्यूमनाइज्ड LVM-3 जो GSLV Mk3 को बनाया गया है, ह्यूमनाइज्ड कैसे बनाया गया, देखो नॉर्मली क्या होता है, सॉलिड लिक्विड क्रायोजेनिक। यहाँ पे क्या क्या है, ऑर्बिटल मॉड्यूल है, यहाँ पे एस्ट्रोनॉट वगैरह बैठेंगे, और ये देखो क्रू एस्केप सिस्टम भी है इसमें, ठीक है। तो अगर कोई दिक्कत आती है तो यहाँ से क्रू जो है एस्केप कर जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो, अब इसमें क्या है कि ऑर्बिटल मॉड्यूल के अंदर क्या क्या है, ऑर्बिटल मॉड्यूल में दो चीजें हैं, वन इज ऑर्बिटल मॉड्यूल क्रू मॉड्यूल, ठीक है, जहाँ पे क्या है जो एस्ट्रोनॉट होंगे, राइट। दूसरा है यहाँ पे सर्विस मॉड्यूल, राइट। तो सर्विस मॉड्यूल क्या है कि ये बेसिकली इसको सर्विस देगा क्रू मॉड्यूल को, राइट, जैसे प्रोपल्शन वगैरह होगी, नेसेसरी सपोर्ट जो भी है वो सारी प्रोवाइड करेगा, राइट। ओके, Tianwen-2 क्या है, चाइनीज एक एस्ट्रॉयड सैंपलिंग रिटर्न मिशन है। देखो अगर हम थोड़ा सा इसमें देख लें, एस्ट्रॉयड हमें ये पता है कि भाई ये क्या है, लेफ्ट ओवर, ठीक है, जब यूनिवर्स की फॉर्मेशन हुई उसके लेफ्ट ओवर जो है दे आर एस्ट्रॉयड, राइट। अब एस्ट्रॉयड जब है, मान लीजिए यहाँ पे एस्ट्रॉयड है स्पेस में, यहाँ से कुछ पोर्शन टूट गया तो आप बोलोगे सर ये मीटियोराइड हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि ये अर्थ है, अपना एटमॉस्फेयर है, अर्थ के ऊपर आ रहा है तो बर्नआउट हो जाता है, राइट। तो हमारे पास जो आता है मीटियोराइट वो इतना अच्छा नहीं है उसको स्टडी करने के लिए, क्यों, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बर्नआउट हो गया तो सैंपल ओरिजिनल नहीं है। एस्ट्रॉयड हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्टडी करने के लिए। देयर आर ऑल्सो नोन एज टाइम कैप्सूल, टाइम कैप्सूल कि भाई हम ओरिजिन और ये बाकी चीज़ें हैं ना यहाँ से निकाल सकते हैं, बिकॉज अगर आप देखोगे तो बाकी सारी चीज़ें तो चेंज हो गई, यूनिवर्स की फॉर्मेशन के बाद अर्थ की कितनी लेयर बन गई, एटमॉस्फेयर बन गया, बाकियों के अंदर भी मार्स की कोर ठंडी होगी, ये अनचेंज्ड है, तो इसीलिए इनको टाइम कैप्सूल बोला जाता है। अब यहाँ पे क्या है कि अब देखो सीधा अर्थ के ऊपर आए तब भी जाके बर्नआउट हो गए तो चेंजेस होगी, तो हम क्या कर रहे हैं कि भाई वहाँ पे जाएंगे, उनका सैंपल लेके वापस आएंगे। ये काम स्टार्ट किया था जापान ने हायाबुसा मिशन में, हायाबुसा 1 आया, 2 आया, फिर नासा ने कहा कि हम भी करेंगे ओसिरिस रेक्स करके। अभी चाइना का एस्ट्रॉयड एंड कॉमेट को भी एक्सप्लोर करेगा, ठीक है। ये कलेक्ट एंड रिटर्न सैंपल फ्रॉम कैमो ओलिवा, ठीक है, ये एक एस्ट्रॉयड है जो ऐसा बोला जाता है कि भाई मून का फ्रेगमेंट है, राइट। तो यहाँ से जो है ये लेके आएगा। इसके अलावा जो है कॉमेट को पहले एस्ट्रॉयड को करेगा, उसके बाद पेन स्टार जो कॉमेट है उसको भी ये स्टडी करेगा। अब यहाँ पे आ जाओ कि थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई हिस्ट्री के अंदर जो है, देखो हायाबुसा 1 था, 2 था, ये किसका, जाक्सा यानी कि जापान का। यहाँ पे ओसिरिस रेक्स आया, ये भेनू जो है ये भी अगेन एक एस्ट्रॉयड है जिसको टारगेट कर रहा है, ये नासा का है, ठीक है जी। इसके अंदर भी देखोगे सैंपल ये दोनों वापस लेके आए। अब यहाँ पे Tianwen-2 है, ये क्या है, चाइना का है, राइट। तो अभी कितना सैंपल लेके आएगा ये तो डिटरमाइन होगा तभी जब वापस आएगा। MMX है एक और जापान का, ठीक है, तो ये भी फोबोस को टारगेट कर रहे हैं, एंड देन यहाँ पे जो है बाद में पता चलेगा क्या इसमें जो है सैंपल कितना है, ठीक है जी। बेपी कोलंबो ये फाइनल अप्रोच कर रहा है मरकरी की तरफ, तो हमें क्या याद रखना है, बेपी कोलंबो कौन सा है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड जापान इनका है, और ये किसको टारगेट कर रहा है, मरकरी को। इतनी हमें इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे पता होनी चाहिए। अब आ जाओ फ्रेम-2 मिशन। फ्रेम-2 मिशन एक पोलर फ्लाइट है। देखो नॉर्मली क्या होता है कि जैसे आप अर्थ को देखोगे, अर्थ इस तरह से, ठीक है। अब अर्थ के राउंड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है,
ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का काम क्या है कि यहाँ से अगर सन से जब चार्ज पार्टिकल आते हैं, देखो चार्ज पार्टिकल हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हमें बचा देती है। तो ये चार्ज पार्टिकल इस तरफ ट्रेवल करते हैं, यहाँ पे हमें ऑरोरा दिखते हैं जब हमारे गैसेस पार्टिकल के साथ वो क्या इंटरेक्ट करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बैठा है, एनर्जी देते हैं, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है, इलेक्ट्रॉन जब वापस आएगा फिर वही एनर्जी फोटोन की फॉर्म में रिलीज करते हैं, ठीक है। स्पेशली ऑक्सीजन नाइट्रोजन किस कंपोजिशन में कर रहे हैं उसके हिसाब से कलर भी आता है। तो ऑरोरा हमें फॉर्मेशन दिखती है। अब आप देखोगे ये मैग्नेटिक फील्ड कितनी इंपॉर्टेंट है, हमारी लाइफ है। चार्ज पार्टिकल अदरवाइज बहुत ज़्यादा ट्रैवल करेंगे, हमारे ऊपर पड़ेंगे, कोई म्यूटेशन होगी या दिक्कत होगी तो हम फिर हमारी लाइफ ही नहीं होती है ना। तो ये है बेसिकली फ्रेम 2। अब इसीलिए जो ज़्यादातर आप मिशन देखते हो कि जहाँ पे क्रू मिशन है वो इक्वेटर के आसपास इस तरह से होते हैं। पोल टू पोल जो है ज़्यादातर ह्यूमन जो क्रू मिशन नहीं होते, राइट। ये पोल टू पोल पोलर है, राइट। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यूपीएससी पूछ सकती है कि भाई बताओ भी पोलर रीजन के अंदर क्यों नहीं होते, ड्यू टू चार्ज पार्टिकल, क्योंकि ये वाला एरिया थोड़ा वीक होता है, यहाँ पे चार्ज पार्टिकल काफ़ी आ जाते हैं, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड और क्या इसमें किसने ऑपरेट किया इसको, स्पेस एक्स ने, ठीक है, प्राइवेट मिशन है ये। इसके अलावा यहाँ पे क्या है, टेक फर्स्ट ह्यूमन एक्सरे इमेज इन स्पेस, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने मोशन सिकनेस मशरूम को ग्रो किया माइक्रोग्रेविटी में, ये तो चलो नॉर्मल, बाकी भी जो मिशन है उनके अंदर ये काम किया जाता है। ओके, आर्टेमिस की बात कर लेते हैं। अब देखो अपोलो मिशन के बाद नासा ने कहा कि भाई हम ठीक है, हम जो है दोबारा इंसान जाएंगे मून के ऊपर, राइट। इसके लिए क्या बनाया गया, आर्टेमिस मिशन। आर्टेमिस के अंदर जो है 1 2 3 4 5, पहले क्या था 4 ही थे, उसके बाद जो है इन्होंने 3 एक एक्स्ट्रा एड ऑन किया है, वो क्या है उसके बारे में बात करेंगे। 2 रिसेंटली सक्सेसफुल हुआ, पहले के अंदर क्या था अनक्रूड थी, अब इसमें क्रू डाल के इन्होंने फ्लाई बाई किया। फ्लाई बाई का मतलब सिंपल होता है कि ये अर्थ है और यहाँ पे मून है, तो ठीक है, ये वहाँ पे गए हैं और एक चक्कर मार के वापस आ गए। जब ये इस साइड गए हैं, दिस इज नोन एज फार साइड। ये कभी मून, क्योंकि टाइडल लॉक है, मून जैसे आप ऐसे करके घूम लो, पूरा एक राउंड घूम लो, तो आप देखोगे हथेली का ये वाला पोर्शन ही आपके सामने सीधा है, ठीक है। तो यहां से आपको क्या लग रहा है कि मेरा हाथ पूरा घूम के वापस ऐसे आ रहा है, तो आप बोलोगे रोटेशन एंड रेवोल्यूशन इक्वल होगी तभी होगा, तो मून के अंदर यही होता है, तो एक साइड ही हमें दिखती रहती है। अब यहाँ पे क्या है कि जो दूसरी साइड है उसको फार साइड बोलते हैं। इस जब फार साइड पे जाते हो तो आपका यहाँ पे जो रेडियो वेव्स हैं उसका बीच में मून आ गया तो रेडियो वेव से कनेक्ट नहीं होगा, तो यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन लॉस हो जाता है। अराउंड मेरे ख्याल से 40 मिनट के आसपास इनका भी लॉस हुआ था। अब आर्टेमिस 2 क्या था, क्रूड ल्यूनार फ्लाई बाय था, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट पर्सन ऑफ कलर और एक फीमेल, ये सारे गए, आपने इनकी बहुत सी फोटोज देखी होंगी। और इन्होंने जो पहले अपोलो का जो टारगेट था कि भाई जो रिकॉर्ड था कि इंसान अर्थ से कितनी दूर जा पाया, उससे भी ज़्यादा थोड़ा सा दूर चले गए, इन्होंने नया रिकॉर्ड को सेट अप किया है। इसमें जो कैप्सूल है उसका नाम ओरियन है, SLS जो है यहाँ पे रॉकेट है, ठीक है जी। ओके, तो ये है आपको याद रखना, स्पेसक्राफ्ट सिस्टम ओरियन एंड SLS जो है वो रॉकेट है। अब यहाँ पे आ जाओ कि इसके मिशन की बात कर लेते हैं। आर्टेमिस 1 सक्सेस हो गया है, ठीक है, 2022 में अनक्रूड था, ठीक है। 2 अभी रिसेंटली हुआ, क्रू ल्यूनार फ्लाई बाय, ठीक है। यहाँ पे नाम दिए गए कौन कौन गया। अब आ जाए 3 इसमें ऐड ऑन किया है, ये 2027 में प्लान होगा। तो इसमें क्या है कि अर्थ यहाँ पे टेस्ट किया जाएगा, लैंडर सिस्टम डॉकिंग सिस्टम को सारा टेस्ट किया जाएगा, लो अर्थ ऑर्बिट में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 2 भी अनाउंस्ड है, ये बाद में अनाउंस होगा, ठीक है, कौन कौन इसमें होगा। 4 के अंदर क्या है, फर्स्ट लूनार लैंडिंग प्रोग्राम है, लैंड करेंगे। 5 प्लांट, ठीक है, यहाँ पे मून बेस बनाएंगे और इनका ये बेसिकली टारगेट भी है कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे साउथ पोल को एंड प्रिपेयर फॉर मार्स, तो मार्स के लिए प्रिपेयर भी होंगे ये, ठीक है, यहाँ से। और अगेन ग्रेविटी ऑफ मून इज लेस, तो वहाँ से हम रॉकेट लॉन्च करना और भी इजी हो जाएगा। वहाँ पे रिसोर्सेज मिल गए, हाइड्रोजन मिल गई, तो फिर और ज़्यादा वहाँ पे एज ए फ्यूल हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो फ्यूचर में आने वाले टाइम में हमें पता लगेंगी। अब यहाँ पे जा, तो दिस इज़ ऑल दोस्तों। सो आई होप कि आपको यहाँ पे समझ आया होगा। तो मिशन हमने क्विकली किए प्री के लिए, मैंने ज़्यादा एनालिसिस डिटेल में कुछ उसको नहीं किया कि आपको मेंस के लिए कुछ पॉइंट बताऊं, क्योंकि प्री का काम है ना। तो प्री के हिसाब से हमने जो इंपॉर्टेंट मिशंस थे उनके बारे में पढ़ा। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।